क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवोर डाइट एक अच्छा विकल्प है? इस वीडियो में हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवोर डाइट अन्य डाइट विकल्पों की तुलना में इसकी स्थिति और आम गलतियों से कैसे बचें, इन पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको कुछ टिप्स देंगे कि कैसे अपनी प्रगति ट्रैक करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो आंत माइक्रोबायोम असंतुलन से होने वाली सूजन को कम करने में समर्पित हूँ। मैं खुद अपनी 20वीं के शुरुआती वर्षों में पाचन संबंधी समस्याओं और ऑटोइम्यून सूजन से जूझ चुका हूँ और मैंने एक ऐसी पद्धति विकसित की जो मेरे और मेरे मरीजों के लिए कारगर रही। मेरी इस पद्धति को माइंड इम्यूनिटी अप्रोच कहा जाता है और वर्षों में इससे हजारों लोगों को सफलता मिली है। अगर आप या आपके जानने वाले किसी को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और वे सूजन से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट gclinic.com पर जाएं और मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें। मैं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस से उबरने के कुछ व्यावहारिक कदम और सिर्फ 6 हफ्तों में स्थायी परिणाम पाने के तरीके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने कुछ अध्ययन देखे हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के प्रबंधन के लिए कार्निवोर डाइट का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे भी शोध हैं जो इसका ठीक उल्टा दिखाते हैं। कार्निवोर डाइट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के विकास के बीच संबंध हो सकता है। सबूत विरोधाभासी हैं, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए वास्तव में क्या काम करता है, हम कैसे जानें? अपने पिछले वीडियो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आदर्श आहार में मैंने बताया था कि मैं 4 आवश्यक मानदंडों के आधार पर व्यक्तिगत डाइट प्लान बनाता हूं। ये मानदंड तय करने में मदद करते हैं कि कोई डाइट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के प्रबंधन के लिए प्रभावी होगी या नहीं। ये रहे उन चारों मानदंडों का संक्षिप्त पुनरावलोकन। पहला है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यकताएं, तीसरा है माइक्रोबायोम विशिष्टता और चौथा है फूड सेंसिटिविटी। अगर आप और अधिक विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कृपया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आदर्श आहार वीडियो जरूर देखें, लेकिन मैं यहाँ भी आपको इसका एक संक्षिप्त विवरण दूंगा। अब आइए जानते हैं कि रूमेटॉइड के लिए कार्निवोर डाइट की तुलना अन्य डाइट से कैसे होती है, जैसे कि फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट, जिसे मैं अक्सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों को सुझाता हूं। सिर्फ याद दिलाने के लिए, आपके पेट में हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर, स्टार्च और फाइबर को फर्मेंट करते हैं, जिससे पेट फूलना, गैस और जोड़ों में सूजन होती है। तो क्या कार्निवोर डाइट वास्तव में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मदद करती है? इसका जवाब है हाँ, यह कभी कभी काम करता है, लेकिन इसका कारण सिर्फ इतना है कि यह इस समीकरण से कार्बोहाइड्रेट्स को हटा देता है, जिससे सूजन का स्रोत कम हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवोर डाइट पूरी तरह से जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर आधारित है, जिसमें फाइबर और कार्ब्स को हटा दिया जाता है, लेकिन संतुलन के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल किए जाते हैं। कार्निवोर डाइट सभी कार्ब्स को हटा देती है, जिसमें फाइबर, शुगर, स्टार्च और लैक्टोज शामिल हैं, जिससे हानिकारक आंत बैक्टीरिया और फंगस को भोजन नहीं मिलता और केवल फैट्स और प्रोटीन से कैलोरी मिलती है। यही बात इसे कीटो या लो कार्ब डाइट से अलग बनाती है, जो रूमेटॉइड के लिए होते हुए भी थोड़ी मात्रा में कार्ब्स की अनुमति दे सकती हैं, जो सूजन में योगदान कर सकते हैं। इसी वजह से जब यह काम करता है तो इसे आमतौर पर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खासकर तब जब फ्लेयर अप्स को मैनेज करना हो या जब दूसरी डाइट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए असरदार न रही हों। क्या आपको वे 4 मापदंड याद हैं जिनका जिक्र किया था? आइए देखें कि यह डाइट लंबे समय में कैसे काम करती है। कार्बोहाइड्रेट्स हटाने से अस्थायी रूप से जोड़ों में राहत मिल सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आंत माइक्रोबायोम के दीर्घकालिक असंतुलन को नहीं करता। इस पर विस्तार से बात करूंगा। आइए पहले मापदंड पर चलते हैं, जो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिन्हें उनके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है। ये यौगिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी स्थितियों में सूजन को नियंत्रित करने के लिए बेहद मददगार हो सकते हैं, खासकर क्योंकि इस बीमारी में सूजन एक बड़ा कारण है। यहाँ 2022 का एक अध्ययन है जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक यौगिकों जैसे फ्लावोनॉइड्स, पॉलीफेनोल्स, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और टर्पीनस और उनके क्रियाविधि के बारे में बताया गया है। जहां एक और 2022 का अध्ययन है जिसमें पॉलीफेनोल्स की भूमिका और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज के रूप में उनकी संभावनाओं पर चर्चा की गई है। अपने एंटीऑक्सीडेंट, सूजनरोधी और इम्यूनोसप्रेसिव गुणों के कारण और प्रमुख सूजन मार्गों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता के चलते फाइटोन्यूट्रिएंट्स कई श्रेणियों में आते हैं, जैसे पॉलीफेनोल्स, टर्पीनस, थायोसाइनिक्स, फाइबर, रेजिस्टेंट स्टार्च, ओमेगा फैट्स और एल्कलॉइड्स। ये शरीर और आंत में सूजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों को
नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। हालांकि एक सख्त मांसाहारी आहार में ये महत्वपूर्ण फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन अगर आप मांसाहारी आहार के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो भी आप हर्बल चाय के माध्यम से फाइटोन्यूट्रिएंट्स शामिल कर सकते हैं। ये चाय फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रदान करती हैं बिना कार्ब्स, फाइबर या शुगर जोड़े। मांसाहारी आहार से संबंधित अन्य आहार जैसे पैलियो, कीटो और लो कार्ब डाइट्स जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अपनाई जाती हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की अनुमति देती हैं। इसलिए अगर आप सूजनरोधी लाभ चाहते हैं तो इन्हें भी विचार किया जा सकता है। ध्यान रखें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए सख्त मांसाहारी आहार अपनाने पर आप फाइटोन्यूट्रिएंट्स के फायदों से वंचित रह जाएंगे, जो कि आरए जैसी स्थितियों में सूजन कम करने के लिए आवश्यक हैं। अब आइए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताओं पर नजर डालते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए मांसाहारी आहार वास्तव में इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा करता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन शामिल होते हैं। मेरी वेबसाइट पर दिए गए कैलकुलेटर में अपनी लंबाई, वजन और गतिविधि स्तर दर्ज करके आप अपनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरतों का अनुमान लगा सकते हैं। मांसाहारी आहार के साथ आपको कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि फैट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना। आमतौर पर ऐसा आहार जिसमें आधी कैलोरी फैट से आती है वह अच्छा माना जाता है। हालांकि मुझे संतृप्त वसा और मांस खास पसंद नहीं है, क्योंकि ये कुछ सूजन संबंधी प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। मुझे मांस में मौजूद पशु आधारित कोलेस्ट्रॉल भी पसंद नहीं है, क्योंकि यह शरीर में एराकिडोनिक एसिड को बढ़ा सकता है। मैं अपने चैनल के अन्य वीडियो में रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जुड़ी सूजन की इन दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन करता हूं, तो अगर आपको ताज़ा करना है तो इन वीडियो को जरूर देखें। जब मैं अपने रूमेटॉइड मरीजों के लिए डाइट बनाता हूं तो वे आमतौर पर स्पष्ट कारणों से कम कार्ब वाले होते हैं और ज्यादातर फैट्स पौधों से मिलने वाले ओमेगा स्रोतों से आते हैं, जिससे आपको ये समस्याएं नहीं होती। हालांकि मैक्रोन्यूट्रिएंट के नजरिए से देखा जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवोर डाइट काम करती है, लेकिन सूजन को नियंत्रित करने के लिए सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल को संभालना बेहद जरूरी है। अब चलिए माइक्रोबायोम की विशिष्टता पर चर्चा करते हैं। आइए इस समीकरण को फिर से देखें। खराब बैक्टीरिया और फंगस कार्ब्स पर पलते हैं, जिससे जोड़ों में सूजन होती है। कार्निवोर डाइट कार्ब्स को हटा देती है, लेकिन क्या यह सच में अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि यह थोड़ा विवादास्पद लग सकता है, क्योंकि YouTube पर ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि कार्निवोर डाइट पर आंत के माइक्रोबायोम की विविधता बेहतर होती है। आपको रेडिट पर भी ऐसे थ्रेड्स मिल जाएंगे जो इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन मेरी खुद की सैकड़ों अगर हजारों नहीं तो स्टूल स्टडीज की समीक्षा के अनुभव में मैंने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ कार्निवोर डाइट फॉलो कर रहा हो एक स्वस्थ माइक्रोबायोम नहीं देखा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जुड़ी सूजन अक्सर आंत के माइक्रोबायोम की गड़बड़ी से उत्पन्न होती है। इसी वजह से हमारे प्रोग्राम में हम शुरुआत जापान से आए पेटेंटेड प्रोबायोटिक्स को शामिल करके करते हैं, जो माइक्रोबायोम को फिर से संतुलित करते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करते हैं। लेकिन हम अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि को कैसे बढ़ावा दें? यह कार्ब्स से बचने से नहीं होता, यह खास फाइटोन्यूट्रिएंट्स को चुनने से होता है। यहीं पर माइंडटक इम्यूनिटी मेथड की खासियत सामने आती है। हमने रूमेटॉइड डाइट्स को इस तरह डिजाइन किया है कि वे लाभकारी बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा दें, जो एक सुरक्षात्मक बायोफिल्म बनाते हैं और खराब बैक्टीरिया व फंगस को बाहर निकालते हैं। समय के साथ यह प्रक्रिया शरीर को कम प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे TNF और इंटरल्यूकिन 6 बनाने की अनुमति देती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवोर डाइट्स की समस्या यह है कि वे समस्या की जड़ को नजरअंदाज कर देती हैं। जब आप कार्ब्स को हटाकर अस्थायी रूप से खराब बैक्टीरिया को खाना देना बंद कर देते हैं, तो जैसे ही आप फाइबर, स्टार्च या शुगर दोबारा शुरू करते हैं, लक्षण वापस आ जाते हैं। समय के साथ मैंने यह पैटर्न बार बार दोहराते हुए देखा है। लोग कार्निवोर डाइट में असफल हो जाते हैं क्योंकि यह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। जब कार्ब्स को दोबारा शुरू किया जाता है तो लक्षण भी वापस आ जाते हैं, क्योंकि आंत माइक्रोबायोम की समस्या कभी हल ही नहीं हुई थी। इसके विपरीत फाइटो डाइट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जड़ की माइक्रोबायोम समस्याओं को ठीक करती है। इसका मतलब है कि लंबे समय में आपके पास अपनी डाइट में ज्यादा लचीलापन होगा और आप बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के चीट मील्स का भी आनंद ले सकते हैं। मैं आमतौर पर अपने क्लाइंट्स को प्रोग्राम के दूसरे या तीसरे महीने तक चीट मील्स को शामिल करना सिखाता हूं, जब तक कि हम ज्यादातर आंत की समस्याओं को ठीक नहीं कर लेते। जहां कार्निवोर डाइट फ्लेयर अप्स के दौरान मदद कर सकती है, वहीं यह हमारे क्लाइंट्स के लिए तैयार की गई कस्टमाइज्ड फाइटो डाइट्स की तुलना में लंबे समय तक टिकाऊ रणनीति नहीं है। सालों में मैंने कई लोगों से डिस्कवरी कॉल्स की हैं जिन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कार्निवोर डाइट आजमाई है, और उनमें से ज्यादातर मुझे एक ही बात बताते हैं, उन्हें अस्थायी राहत मिलती है।
लेकिन जैसे ही वे फिर से कार्ब्स खाना शुरू करते हैं, उनके लक्षण वापस आ जाते हैं। और यह कहानी मैं बहुत बार सुनता हूँ। मेरी उम्मीद है कि यह ईमानदार समीक्षा आपको यह समझने में मदद करेगी कि क्या कार्निवोर डाइट रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए सही विकल्प है। जहां यह अल्पकालिक रूप से मदद कर सकती है, लंबे समय तक राहत आंत के माइक्रोबायोम को ठीक करना जरूरी है। अंतिम मानदंड पर चलते हैं, फूड सेंसिटिविटी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फूड सेंसिटिविटी रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए एक बड़ी चिंता है, और अपनी बातों में मैं 4 मुख्य फूड सेंसिटिविटी टेस्ट्स के बारे में बताता हूं जो उपलब्ध हैं। स्किन प्रिक टेस्ट, इगी ब्लड टेस्ट, Ig4 ब्लड टेस्ट और नया मीडिएटर रिलीज ब्लड टेस्ट। अगर आपको इन टेस्ट्स के बारे में ताज़ा जानकारी चाहिए तो मैं सलाह दूंगा कि आप मेरा वीडियो देखें जिसमें मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए फूड सेंसिटिविटी टेस्टिंग्स पर चर्चा की है। अब खास तौर पर कार्निवोर डाइट के संदर्भ में हमें जटिल प्रोटीनों पर विचार करना होगा, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। जब आप बड़ी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं तो यह पेट और ऊपरी आंतों में प्रोटीज एंजाइम्स द्वारा टूटता है। ये एंजाइम्स प्रोटीन को अलग अलग अमीनो एसिड्स में तोड़ देते हैं, जिन्हें रक्त प्रवाह में अवशोषित कर लिया जाता है। हालांकि कभी कभी प्रोटीन पूरी तरह से नहीं टूटता है और इसके बजाय छोटे पेप्टाइड चेन बन जाते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सूजन का कारण बन सकते हैं। यह आमतौर पर जानवरों से प्राप्त जटिल प्रोटीनों के साथ होता है। इसका मतलब है कि मांस के एक या एक से अधिक प्रकार या यहां तक कि अंडों के प्रति संवेदनशीलता विकसित होने की अच्छी संभावना है। और यही वजह है कि कार्निवोर डाइट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि यह आपके खाने के विकल्पों को सीमित कर देती है और फूड सेंसिटिविटी की संभावना बढ़ा देती है। ठीक है, यही था मेरा आज का टॉक। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ कार्निवोर डाइट्स के साथ क्या अनुभव रहा है और आपके लिए क्या काम आया और क्या नहीं। मैं आपके अनुभव के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। साथ ही मैंने अपने क्लाइंट्स में माइंड गट इम्यूनिटी अप्रोच का इस्तेमाल कर काफी सफलता पाई है, और मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कस्टमाइज्ड फाइटोडाइप्स और हमारे क्लाइंट्स के लिए फोकस्ड गट माइक्रोबायोम रिकैलिब्रेशन का मजबूत समर्थक हूँ ताकि वे दीर्घकालिक सफलता हासिल कर सकें। तो अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा की तरह यह थे डॉक्टर चानू दसारी माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।